Hello everyone. So this is Rahul sir, and today we are going to have the second session of the Direct Tax TY semester 5 for the assessment year 2021. So in the first session, we have already seen the syllabus. We have seen the various kinds of subjects which are for your TY semester 5 examination as concerned. So today we are going to study some of the important uh, definitions which are related to your direct tax as concerned. So which are the important definitions which every student of TY, every student who is studying tax should know, that we are going to study over here. तो ये सारी चीज़ें हम ये पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं कि विच आर द वेरियस काइंड्स ऑफ डिडक्शंस, विच आर द वेरियस काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस. तो सारे के सारे पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट उनको भी ये जो नया इनिशिएटिव हमने लिया है उससे रिलेटेड बेनिफिट मिल पाए. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स नाउ. बेसिक कंसेप्ट्स में सबसे पहले है इनकम. देखो मैंने लास्ट टाइम ही आपको बताया था कि डायरेक्ट टैक्सेस द डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल. तो व्हाट इज द इनकम? In common parlance, income is known as regular periodic return to a person from his activities. So income is what? Income is nothing but whatever the returns the person is getting on the investments, getting on whatever he has done the business related to its activities. तो सारे के सारे पॉइंट्स में इस इनकम को कवर किया गया है. और इनकम टैक्स एक्ट इवन टेक consideration of income which has not arisen regularly and periodically. For instance, we are having for winning from lotteries, crossword puzzles, income from winning of shows is also subject to tax as per the income. देखो ये सब कैजुअल इनकम्स है. अगर हम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज की बात करें, अगर हम क्रॉसवर्ड पजल्स की बात करें, तो फॉर अर्निंग दिस इनकम वी हैव नॉट डन एनीथिंग. जैसे हमने एक लॉटरी का टिकट लिया, लेकिन लॉटरी का टिकट लेने के लिए हमने सिर्फ 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ जो भी चार्जेस होंगे वो हमने पे किए हैं, बट उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की है. तो ऐसे इनकम्स को बोला जाता है कैजुअल इनकम्स. लेकिन इनकम टैक्स में कैजुअल इनकम्स के ऊपर भी टैक्स लगता है. सो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, विनिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रियलिटी शोज है, उसको भी इनकम के डेफिनेशन में, इनकम के कंसेप्ट में डाला गया है. उसके ऊपर सीधा सिंपल 30% टैक्स गवर्नमेंट उस पर्सन को भरने के लिए लगाएगा. दैट मीन्स इफ आई हैव अर्न समथिंग फ्रॉम लॉटरी, आई नीड टू पे 30% टू द गवर्नमेंट. तो TDS मेरा 30% कट जाएगा और बाकी का पूरा जो भी इनकम रहेगा वो हमें मिलेगा, बाकी 30% गवर्नमेंट को मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. अभी सबसे इंपॉर्टेंट, सो बच्चों ये सारे डेफिनेशंस को ध्यान रखना, बिकॉज द इनकम टैक्स बेस इज रिलेटेड विद दिस काइंड ऑफ डेफिनेशंस एज कंसर्न, बिकॉज पूरा का पूरा इनकम टैक्स इसी डेफिनेशंस के ऊपर घूमते रहेगा. सो सबसे पहला है पर्सन. ट्राई टू रिमेंबर द सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पर्सन किसे बोला जाएगा? सो पर्सन कौन है? बिकॉज अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स किसको लगेगा, अगर मैं आपको पूछूं कि हु इज एलिजिबल टू पे इनकम टैक्स, तो यू विल से इनकम टैक्स विल बी एलिजिबल फॉर एन इंडिविजुअल और इनकम टैक्स विल बी एलिजिबल टू अ पर्सन. तो पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है, ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. तो ध्यान से सुनते रहे, बिकॉज पर्सन का डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होगा तो आगे की सारी चीजें आपकी इजी वे में क्लियर होती रहेगी. देखो सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइंस पर्सन या पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल. तो एन इंडिविजुअल इज इंक्लूड, इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन इंक्लूड होगा. इंडिविजुअल ऑल्सो इंक्लूड माइनर्स. अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में देखा होगा आपने कि माइनर कैन नॉट डू अ कॉन्ट्रैक्ट,
person of unsound mind cannot do a contract, but over here individual includes a natural person, that means minors are also included, unsound mind people are also included. Okay, so first is person includes an individual. The second point is HUF, which is called as the Hindu undivided family, which all of you are aware about कि HUF also is a part of person. नेक्स्ट इज कंपनी, तो कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, सारे के सारे कंपनीज को भी पर्सन में कवर किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट इज अ फर्म, तो फर्म इज ऑल्सो इंक्लूडेड in firm includes partnership firm etc. Next is association of persons, which is called as AOP, and body of individuals, which is called as BOI. तो अभी बच्चों इसका डिफरेंस समझते हैं कि AOP और BOI का क्या डिफरेंस है. AOP refers to association of persons. Association of persons में there can be individual, there can be partnership, there can be other persons also which are included. तो individuals भी होगा, जैसे कोई को वेंचरर्स है, उसमें अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ABC पार्टनरशिप है, मिस्टर XYZ है, ऐसे बहुत सारे लोग उसमें कवर है. सो अगर हम सिंपल तरीके से इसको समझे तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देखो एसोसिएशन दैट इंडिकेट्स इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी इन दिस, we also can have partnership with, we can also have other body of individuals in that. तो बहुत सारे लोग इसमें कवर हो सकते हैं, that is association of persons. and BOI का मतलब होता है body of individuals, उसमें सिर्फ individuals होंगे. next point is local authority. local authority can be municipal, corporation, जो भी आपके local authorities होंगे वो यहाँ पे कवर होंगे. and any artificial juridical person not falling within any of the preceding sub clauses. देखो मतलब इनकम टैक्स एक्ट ने किसी को भी नहीं छोड़ा है. अगर हम देखें तो पर्सन के डेफिनेशन में एक इंडिविजुअल भी कवर है, HUF भी कवर है, कंपनी भी कवर है, फर्म भी कवर है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, लोकल अथॉरिटीज है, और इन सब को छोड़ के आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी है. अगर हम आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन की बात करें तो यू ऑल आर अवेयर अबाउट कंपनी का डेफिनेशन. जॉइंट स्टॉक कंपनी का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा. जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. सिमिलर केस है. अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहे तो एग्जांपल यहाँ पे है, दैट विल बी दी यूनिवर्सिटीज. जितने भी यूनिवर्सिटीज है सबको हम आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में डाल सकते हैं. So that is the first important definition of direct tax. This is the base of direct tax. So we have studied the first definition, which is called as a person, and which is covered under section 2 subsection 31 of Income Tax Act 1961. तो इस definition को ध्यान से पढ़े, because ये definition के ऊपर पूरा आगे का आपका direct tax रिलेट करेगा. सो पर्सन कौन होगा, तो पर्सन कौन होगा, पर्सन इंडिविजुअल है, पर्सन HUF है, पर्सन कंपनी है, पर्सन फर्म है, पर्सन AOP और BOI है, पर्सन लोकल अथॉरिटी है, एंड पर्सन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी इसमें कवर किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं. अभी सिंपल डेफिनेशन है. सेकेंड इज असेसमेंट ईयर. देखो असेसमेंट ईयर का यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने आपको दिया है वो डेफिनेशन से मैं आपको सिंपल पॉइंट में क्लियर करता हूँ. असेसमेंट ईयर इज नथिंग बट दी फाइनेंशियल ईयर. हम अकाउंट्स में इसको फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं, तो वी आर नोइंग दिस एज पर द फाइनेंशियल ईयर, बट इन केस ऑफ इनकम टैक्स वी आर नोइंग इट विद असेसमेंट ईयर. असेसमेंट ईयर का शॉर्ट फॉर्म है A.Y. अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें तो ये हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, ये हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 2020-2021. सो असेसमेंट ईयर always begins on 1st April and ends on 31st March. As you all are aware about that our financial year is starting from 1st of April and ends on 31st March. We are not following calendar year in income tax also. तो assessment year is covered as per section 2(9). थोड़ा सा डेफिनेशन में पढ़ते हैं. असेसमेंट ईयर मीन्स द ईयर इन विच इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एन असेसी इज टैक्स. तो यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट मिला है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जो भी आपका असेसमेंट ईयर है उसका प्रीसीडिंग ईयर. जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो वी हैव असेसमेंट ईयर 2021. सो 2021 असेसमेंट ईयर के पहले वाला साल अगर हम देखें तो दैट इज कॉल्ड एज योर प्रीवियस ईयर.
तो प्रीवियस ईयर आपका क्या बनेगा 2019-20। मतलब इनकम टैक्स कैसा काम करता है, जो भी इंडिविजुअल ने, जो भी पर्सन ने, अभी पर्सन में अगर आपको पूछूं तो कौन पर्सन, मतलब एक इंडिविजुअल भी है, एक एचयूएफ भी है, सारे पार्टनरशिप्स भी है, कंपनी भी है, एओपी भी है, बीओआई भी है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी है, सभी लोग इसमें कवर्ड होंगे, या लोकल अथॉरिटी भी है। सो ये सारे के सारे लोग जो है, इन लोगों ने जितने भी पैसे या जितना भी इनकम अर्न किया होगा, उनके प्रीवियस ईयर में, उसी प्रीवियस ईयर के ऊपर उनको टैक्स भरना पड़ेगा असेसमेंट ईयर में। दैट मीन्स इफ यू कंपेयर दिस विद द असेसमेंट ईयर 2020-21, तो जितना भी 2021 में इनकम कमाया होगा, उसके ऊपर जितना भी इनकम हमने 1920 में कमाया होगा, उसके ऊपर हमें 2021 में इनकम टैक्स भरना है। दैट इज कॉल्ड एज दी असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर को आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। असेसमेंट ईयर इज नथिंग बट द फाइनेंशियल ईयर विच ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31st मार्च। नेक्स्ट डेफिनेशन में जाते हैं, प्रीवियस ईयर। तो अब भी मैंने आपके साथ बात की थी कि प्रीवियस ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर कौन से सेक्शन में कवर है? प्रीवियस ईयर इज कवर्ड अंडर सेक्शन 3। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर सिंपल है, असेसमेंट ईयर का प्रीसीडिंग जो ईयर है, दैट इज दी प्रीवियस ईयर। सो अगर हम बात करें तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21, और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-2020। सो ये 2019-20 में जितने भी इनकम, जितना भी पैसा हम अर्न करेंगे, उसके ऊपर हम टैक्स भरेंगे 2020-2021 में। सो इन अकाउंटेंसी वी कॉल इट एज फाइनेंशियल ईयर, इन इनकम टैक्स वी कॉल इट एज असेसमेंट ईयर। सो प्रीवियस ईयर क्या है देखते हैं। डेफिनेशन देखो, काफी सिंपल डेफिनेशन दिया है। द डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इज गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज earned. Previous year is the financial year immediately preceding the relevant assessment year. So मैंने अभी आपके साथ बात की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। What is the previous year? Previous year is nothing but previous year is the year immediately preceding to the assessment year. If your assessment year is 2021, तो 2021 के पहले का साल कौन सा होगा? पहले का ईयर कौन सा होगा? वो होगा 2019-20। तो since 2019-20 is your previous year, your assessment year will be 2020-21। यही सिचुएशन, यही सिनेरियो हर साल आगे बढ़ते रहता है। सो ये भी आपका 1st अप्रैल से ही शुरू होगा और एंड होगा 31st मार्च में। दैट इज द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है असेसी। तो ध्यान से चेक करना। देखो अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ा पर्सन, तो पर्सन एक डेफिनेशन पढ़ा, देन उसके बाद वी हैव लर्नड असेसमेंट ईयर, देन वी हैव लर्नड द previous year, then the point is assessee. Assessee is covered as per section 27। तो assessee कौन है? assessee एक पर्सन है बच्चों, पर्सन, अगेन आ गया पर्सन। सो पर्सन कौन से सेक्शन में कवर है? सेक्शन 231। सो सेक्शन 231 में पर्सन कवर है। इसका मतलब असेसी में जो पर्सन नाम आया है उसमें वही सभी लोग इंक्लूड करेंगे। लेट अस रिवाइज together. Person is whom? The person is related with section 231. It includes individual, it includes HUF, it includes all partnerships, it includes company, it includes association of persons or body of individuals, it also includes a local authority, and it includes finally the artificial juridical person created by law. So assessee कौन है? assessee एक person है by whom any tax or any other sum of money is payable under the act। अगर मैं कुछ इनकम कमाऊंगा तो मुझे इनकम टैक्स क्या नाम से बुलाएगा? मुझे इनकम टैक्स बुलाएगा कि यू आर नाउ द असेसी। तो जो भी इनकम के ऊपर टैक्स भरने वाला इंडिविजुअल है या पर्सन है, उसे इनकम टैक्स में असेसी बोला जाता है। वो जिस साल में इनकम कमाएगा उसे प्रीवियस ईयर बोला जाता है। वो जिस साल में इनकम के ऊपर टैक्स भरेगा उसे असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। दिस इज द सिंपल मीनिंग which I have clarified from the definitions given by Income Tax Act. If I am earning something, I am the assessee, I am paying the tax on that income, so that will be the assessment year in which I am paying tax। but assessment year में जो मैं टैक्स भर रहा हूँ वो मैंने कौन से इनकम पे टैक्स भर रहा है? वो मैंने प्रीवियस ईयर के इनकम पे ऊपर
टैक्स भरा है, दैट इज कॉल्ड एज द एसएससी। नाउ हम सेक्शन 14 की बात करेंगे। सेक्शन 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी तरीकों से, जितने भी सोर्सेस से an individual can earn income, here are the heads of income and these are your chapters of TY BCom semester 5. So remember students, this is the overall syllabus and this is covered basically under section 14. तो section 14 के अंदर ये सारे heads of income को कवर किया गया है, मतलब एक इंसान कहाँ कहाँ से पैसे अर्न कर सकता है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो देर आर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम, आपको याद रखना है 5 हेड्स ऑफ इनकम है। सबसे पहले वेन एवर यू आर अर्निंग, either you will be working somewhere then you are earning, तो that is considered as income from salary। and income from salaries में हम बहुत सारे डिटेल डिस्कशन करेंगे, हर चैप्टर के ऊपर आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा। सो अभी आपको क्या काम करना है, ये वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना है, सो दैट उनको भी ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है उसमें कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दें। वी आर यूजिंग दी सोशल मीडिया, वी आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट। तो कुछ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा दिन आप पढ़ते रहे, एक 15 to 20 मिनट्स आप डेली अगर ऐसे वीडियोस को दोगे तो आपका उससे नॉलेज भी बढ़ते जाएगा और आपका जो सिलेबस है वो भी धीरे धीरे कवर होते रहेगा। So there are the section 14 deals with the heads of income. So we are having the heads of income and the heads of income are income from salaries. Number second is income from house property। देखो क्या होता है, मैंने एक घर लिया, वो घर में मैं खुद रहता हूँ, फिर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए, मैंने और एक घर लिया, उसमें उसको मैंने रेंट पे दे दिया, नाउ आई एम अर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट, तो दैट इनकम विल बी कंसिडर एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकेंड सोर्स है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीजीबीपी के हेड से भी जाना जाता है। पीजीबीपी इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन which is called as income from business profession। next is capital gains। capital gains में क्या होता है कि हम हमारे जो प्रॉपर्टी होती है वो बेचते हैं, हम शेयर्स लेते हैं, शेयर्स बेचते हैं, बॉन्ड, सिक्योरिटीज़, वो सारी चीज़ों के ऊपर जो भी गेन होता है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर या फिफ्थ हेड कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूड्स दैट, जो ये 4 हेड्स में नहीं आते हैं वो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर होते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है, जो भी हम बैंक में पैसा रखते हैं एफडी के बेस पे, फिक्स डिपॉजिट, उस पर जितना भी हमें इंटरेस्ट मिलता है वो सारी की सारी चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये थे आज का बेसिक पॉइंट। अगले लेक्चर में हम सेक्शन 6 को देखेंगे, सेक्शन 6 दैट इज़ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ये इनिशिएटिव बाय एस ट्यूटोरियल्स अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूलें, बिकॉज जितना आप इसको शेयर करोगे उतना बाकी के स्टूडेंट्स को भी इससे रिलेटेड हेल्प मिलेगा और उन्हें भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ स्टडीज़ वी आर गोइंग टू हैव इन दिस काइंड ऑफ वीडियोज एज कंसर्न। चलो, बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग, और अभी तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। टिल देन, चलो बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।